नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे थे हम, कलाम का मान्य टेस्ट 5। तो आज के क्वेश्चन अपने वैश्वीकरण पर जो है आधारित है और कुछ करंट के क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? वैश्वीकरण शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये ऑप्शन इसका जो है 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोडोर लेविट ने। ठीक है, अब देखो जो रॉबर्टसन इन्होंने इसको सर्वाधिक लोकप्रिय किया। ठीक है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय किसने किया वैश्वीकरण शब्द को? तो रॉबर्टसन ने। किसने किया? रॉबर्टसन ने। ठीक है, जॉर्ज रिटर, ये नाम ध्यान रखना। जॉर्ज जो रिटर है, इन्होंने जो है वैश्वीकरण के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया जिसको कहते हैं मैकडोनाल्डाइजेशन। ठीक है, थोड़ा अलग से लिख दिया मैंने। रिटर ने क्या शब्द प्रयोग किया वैश्वीकरण के, जो है वैश्वीकरण को ही इन्होंने क्या है मैकडोनाल्डाइजेशन कहा। ठीक है, रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण शब्द को सर्वाधिक लोकप्रिय कहा और वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? थियोडोर लेविट ने। और जो मार्शल मैकलुहान है ना, इन्होंने जो है वैश्वीकरण के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया हुआ है, वैश्वीकरण गांव। क्या शब्द है? वैश्वीकरण गांव। इसको आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन विलेज। ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इंग्लिश में भी आ सकता है। तो वैश्वीकरण शब्द सबसे पहले दिया थियोडोर लेविट ने, सर्वाधिक लोकप्रिय किया रॉबर्टसन ने, और रिटर ने क्या कहा? इसको मैकडोनाल्डाइजेशन कहा, और मार्शल मैकलुहान ने इसको वैश्वीकरण गांव की जो है संज्ञा दी। ठीक है, तो ये चारों का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण की विशेषताओं में शामिल है, कौन कौन सी शामिल है वो बताना है। ये एक बहुआयामी परिघटना है, तो बिल्कुल सही है। इसके प्रभाव व्यक्तिगत होते हैं, तो बिल्कुल व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रभाव होते हैं इसके। ठीक है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रभाव इसके होते हैं, तो ध्यान रखना वैश्वीकरण के प्रभाव व्यक्तिगत भी होते हैं। ठीक है, फिर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न देशों और समाजों पर विषम है, ठीक है, विषय नहीं है, विषम प्रभाव रहा है, तो ये भी बात सही है। देखो विषम प्रभाव रहा है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो इन दो चीज आपको ध्यान रखना है, इसका व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ा है और इसका जो है देश और समाजों पर विषम प्रभाव भी पड़ा है, मतलब नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुआयामी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत होती है और सामाजिक भी होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें विभिन्न देशों और समाजों पर विषम प्रभाव पड़ा है। तो इसके जो ऑप्शन चारों के चारों क्या होंगे? सही होंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि किसी अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जिसने विभिन्न देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैचारिक तत्वों को मुक्त प्रवाह होता है कहलाता है। तो आपको पता है ये अपना टॉपिक ही वैश्वीकरण है। एक बात ध्यान रखना, देखो कई बार क्वेश्चन ये जाता है वैश्वीकरण में क्या शामिल है, तो देखो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक सारे तत्व शामिल है। कई बार अपने आर्थिक को क्या मानते हैं? सिर्फ आर्थिक मानते हैं, जो है वैश्वीकरण को क्या मानते हैं? सिर्फ आर्थिक तक सीमित मानते हैं, जबकि ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक सभी तत्वों का जो है मुक्त प्रवाह है वैश्वीकरण। तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में असत्य कथन है। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले उपभोक्तावाद में वृद्धि, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाह्य स्रोतन में जो है कमी, तो ये आपका जो है गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बाह्य स्रोत जो है उनमें वृद्धि हुई है, वैश्वीकरण से जो है आपको चीजें जो है सुगम होगी। आप एक जो है कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक जो है अपन डिटर्जेंट पाउडर का लेते हैं, साबुन का लेते हैं, अपने पास कितने ऑप्शन हो गए? तो बाह्य स्रोतों में कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो गया, क्योंकि अपने को असत्य कथन बताना था। फिर है गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक, तो बिल्कुल सही है। आज अपने पास जो है वैश्वीकरण के कारण अलग अलग कंपनियों की अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज अपन अलग अलग कंपनियों की तुलना करके ले सकते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं हैं उनकी सेवाओं की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक हुई है। फिर कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में तकनीक प्रवाह की उत्पादकता में वृद्धि, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सकारात्मक प्रभावों में असत्य पूछा था, तो बाह्य स्रोत में कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 बोल रहा है निम्नलिखित में से आईएमएफ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका कार्य नहीं है।
सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ऋण, अल्पकालीन ऋण देना, तो ये उसका ही कार्य है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन, तो ये भी इन्हीं का कार्य है। फिर जो आपका आ रहा है बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को संतुलन देना, बिल्कुल, मतलब जो विभिन्न राष्ट्र है उनके मध्य जो भुगतान प्रणाली है उसको संतुलन देना। फिर अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार को बढ़ावा देना, तो ये शामिल नहीं है और कार्य नहीं पूछा, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को फिर बढ़ावा कौन देता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना हुई 1995 में, ठीक है। और इसका जो है मुख्यालय वो जिनेवा में, कहां पर है? जिनेवा में। और जो है इसको जो है WTO है, इसका पहले जो है एक संस्था थी GATT, ठीक है, गेट। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948 में, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में था। और इसी जो है गेट से जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 में निकला, और एक जो है जिनेवा में इसका मुख्यालय, और 164 देश जो है इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना। कितने? 164 देश, ठीक है। IMF जो है 1945 में जो है इसका निर्माण हुआ, और इसका जो मुख्यालय हुआ है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? अल्पकालीन ऋण देना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का संचालन, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली का संतुलन, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है WTO। इसके अलावा जो है आप अल्पकालीन जो ऋण है ना वो IMF देता है, और दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? तो दीर्घकालीन ऋण देता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ध्यान रखना, विश्व बैंक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना। अल्पकालीन ऋण देता है किसी देश को कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 बोल रहा है वैश्वीकरण के भारत पर प्रभावों के संदर्भ में असत्य कथन है। वैश्वीकरण के जो है भारत पर प्रभावों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? श्रम बाजार में सुधार, तो बिल्कुल सही है। श्रम बाजार में इससे सुधार हुआ है तो सही है। नई बैंकिंग और वित्त नीतियां, वैश्वीकरण में जो है बाहर की कंपनियां जो है भारत में आएगी तो उसके लिए नई बैंकिंग और वित्त नीतियां होगी, किसको कितनी छूट देनी है, किसको कैसे हैंडल करना है, तो नई नीतियां बनेगी। फिर राजस्व और राजकोषीय सुधार, तो बाहर की जो कंपनी आएगी तो पता ही राजस्व और राजकोषीय सुधार तो करने पड़ेंगे और राजकोषीय सुधार ऑटोमेटिक भी हो जाएंगे। फिर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, तो ये गलत है। अब ये गलत कैसे हुआ? अपना बस जीवा स्टडी पर यही चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है कि गलत है, तो इस गलत क्यों हुआ? तो देखो आपको बता दूं, वैश्वीकरण है ना, इसमें जो है आपका निजीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको? निजीकरण को। तो ये ध्यान रखना। तो सार्वजनिक जो निवेश है उसमें कमी आई है इसमें, और विदेशी निवेश में वृद्धि आई है। किसमें? विदेशी निवेश में वृद्धि। भारत में जो है वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि नहीं हुई है। कारण कि जो है वैश्वीकरण की अवधारणा निजीकरण और उदारीकरण पर चलती है, तो निजीकरण जो है सार्वजनिक निवेश का एकदम उल्टा है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य पूछा था, तो असत्य है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि विश्व युवा रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव युवाओं पर पड़ा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व युवा रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव युवाओं पर पड़ा है। बात सिर्फ युवाओं की हो रही है यहाँ पर। तो देखो इसमें प्रवासन पैटर्न है, बिल्कुल सही है। उपभोक्तावाद है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा रोजगार वृद्धि, क्या? रोजगार वृद्धि, ठीक है। ये 3 ही चीजें आपको याद रखनी है ज्यादा, कि रोजगार वृद्धि, प्रवासन पैटर्न और उपभोक्तावाद, ये युवाओं पर वैश्वीकरण के फर्क हैं। संस्कृति का सजातीकरण भी इसका प्रभाव है, और उदारवाद भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। लेकिन बात यहाँ विश्व युवा रिपोर्ट 2025 की हो रही है, उसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। वैश्वीकरण में संस्कृति का सजातीकरण और उदारवाद भी आता है, दोनों चीजें आती है। लेकिन बात यहाँ विश्व युवा रिपोर्ट 2025 का युवाओं पर जो प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का, वो बताया गया है। तो उसमें जो है सिर्फ 1 और 2 ही आते हैं। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण नाम दिया? किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण नाम दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसने जो है वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण नाम दिया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ठीक है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने जो है इसको जो है वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण का। मैक लुहान के बारे में पर ऊपर पढ़ चुके, क्या जो है वैश्विक गांव का इसने वैश्वीकरण को क्या कहा? वैश्विक गांव, ग्लोबलाइजेशन विलेज। ठीक है,
लेविट ने क्या कहा था, लेविट ने जो है आपका क्या किया था, वैश्वीकरण शब्द दिया था, वैश्वीकरण शब्द दिया था। रिटर ने क्या किया था, रिटर ने जो है वैश्वीकरण को क्या कहा था, मैकडोनाल्डाइजेशन, मैकडोनाल्डाइजेशन। ठीक है, तो ये अपन ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। तो जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज है उन्होंने अमेरिकीकरण कहा है वैश्वीकरण को। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 89। ये बोल रहा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पुस्तक है वो किसने लिखी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उल्रिक बेक। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और पुस्तकों की। जगदीश भगवती, कौन नाम है, जगदीश भगवती, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी ग्लोबलाइजेशन पर वो है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है वो किसकी है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जगदीश भगवती की। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो उल्रिक बेक की। फिर है फ्रीडमैन, फ्रीडमैन की जो पुस्तक है उसका नाम है कैपिटलिज्म, क्या, कैपिटलिज्म एंड, एक मिनट, एंड फ्रीडम। ठीक है, अब देखो फ्रीड और फ्रीडम, ठीक है, ये तो आपको याद ही हो गई। यहां से याद रखो डिफेंस, और भारत का डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा है तो भारत का ही जगदीश भगवती। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पुस्तक उल्रिक बेक ने, जगदीश भगवती ने इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या लिखी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, तो फ्रीडम फ्रीडमैन। ठीक है, फिर जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज है, इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इन्होंने अभी ऊपर अमेरिकीकरण का, वैश्वीकरण को, और इन्होंने जो इनकी पुस्तक लिखी उसका नाम था मेकिंग ग्लोबलाइजेशन, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। ठीक है, तो ये इनकी है, किसकी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की जो पुस्तक है उसका नाम है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, जगदीश भगवती के इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और जो मिल्टन फ्रीडम है उनकी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडमैन की फ्रीडम हो गई, और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन है वो आपकी उल्रिक बेक की होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 बोल रहा है कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म के संदर्भ में असंगत युग्म है। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म है ये किस लिए निर्माण किया गया इसको, कि इसका नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए कौन सी संस्था का निर्माण किया गया, का विरोध करने के लिए। ठीक है, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो है इसकी जो है स्थापना की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पोर्टो एलगेरे ब्राजील में है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरी है, इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक मिल्टन फ्रीडमैन नहीं है, संस्थापक है इसके आपके ओडेड ग्राजेव। कौन है, ओडेड ग्राजेव, ये इसके संस्थापक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मुख्यालय इसका पोर्टो अल्गेरे ब्राजील में है, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करती है ये। संस्थापक इसके थे ओडेड ग्रोजेव। प्रथम बैठक इसकी हुई 2001 में, कब, 2001 में, और कहां हुई, यहीं हुई, कहां पर, प्रोटो अल्गेरे ब्राजील है, यहीं पर 2001 में जो है इसकी प्रथम बैठक हुई। और मुंबई में जो है ये ध्यान रखना इसकी चौथी बैठक हुई, फोर्थ जो बैठक थी ना वो मुंबई में हुई, कब, 2004 में। तो चौथी बैठक कहां पर हुई, मुंबई जो है भारत में, कहां पर, कौन सी बैठक हुई, तो ध्यान रखना चौथी बैठक, ये अलग से भी पूछ सकते हैं। और प्रथम बैठक 2001 में जो है पोर्टो अल्गेरे जो ब्राजील है वहीं हुई, और 2004 में मुंबई में चौथी बैठक हुई। और 16वीं बैठक, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर मुंबई में प्रथम दे रखा है, 16वीं बैठक 2024 में काठमांडू नेपाल में हुई, तो ये भी सही है। तो बी और सी यानी कि दो चीजें गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि कौन से असुमेलित है, तो दो युग में असुमेलित है, केवल दो युग में असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फिर है अगला क्वेश्चन, अगला करंट जीके का क्वेश्चन है, 30 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया। करंट का क्वेश्चन है, 30 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कृषि उपज मंडी टोंक से। तो ध्यान रखना, किसान जो है सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है आपका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून को कृषि उपज मंडी टोंक से किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92,
92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग कौन सा है? सबसे पहले क्या आ रहा है, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान, तो इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपका पता ही है जल से कौन सा हो जाएगा, जल संरक्षण एवं भू संरक्षण विभाग, तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 बोल रहा है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024, ठीक है, याद रखना यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एसडीजी जो होता है ना वो आपके सिलेबस में भी है, वैसे वैश्वीकरण और जो आपका यूएनओ है उसमें भी आता है। तो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में झुंझुनू, सीकर और नागौर क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि झुंझुनू इसमें प्रथम रहा है। कौन प्रथम रहा है? झुंझुनू। लेकिन सेकंड यहां पर सीकर दे रखा है, जबकि नागौर सेकंड रहा है और सीकर थर्ड रहा है, ठीक है, उल्टा दे दिया नागौर सीकर को, ये इनका क्रम रहा है। तो यहां पर क्या दिया, झुंझुनू सीकर नागौर दे दिया, जबकि होना क्या था, झुंझुनू नागौर सीकर, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। फिर इस सूचकांक में राजस्थान का समग्र स्कोर 59.11 रहा, तो बिल्कुल सही बात है। 2024 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राजस्थान का स्कोर 59.11 रहा है, ठीक है। फिर राजस्थान के 10 जिले जो है इसमें जो है एस्पिरेंट श्रेणी में आ रहे हैं। तो देखो एस्पिरेंट श्रेणी है वो सबसे नीची श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सबसे नीची श्रेणी है एस्पिरेंट श्रेणी, सबसे नीची श्रेणी, ठीक है। तो इसमें राजस्थान का एक भी जिला नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ध्यान क्या रखना अब इनके बारे में, जो है राजस्थान का एक भी जिला जो है एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर श्रेणी होती है ना उसको कहते हैं जो है फ्रंट रनर श्रेणी, ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी, फ्रंट रनर श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी यही होती है। इसमें इससे भी ऊपर अचीवर होती है जो किसी बहुत कम चांस में 100% होती है। तो फ्रंट रनर श्रेणी में आया झुंझुनू एकमात्र जिला, ठीक है, झुंझुनू जो जिला है वो फ्रंट रनर में आया है। और बाकी जो 32 जिले बच गए ना आपके, बाकी 32 के 32 जिले आपके परफॉर्मर में आए हैं। किसमें? परफॉर्मर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो एस्पिरेंट है उसमें एक भी जिला नहीं आया है, 32 जिले आपके परफॉर्मर में आए हैं और एक जिला फ्रंट रनर में आया, वो है झुंझुनू, ठीक है। तो पहला और तीसरा इसका क्या हो गया, गलत, और दूसरा सही। तो यहाँ क्या पूछा आपको? सही पूछा, और सही सिर्फ और सिर्फ कौन सा? केवल दूसरा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपो, ठीक है, राजस्थान का पहला वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपो है, वो कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना खातीपुरा जयपुर में यह स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 9 जून 2024 को निम्नलिखित में से किस सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया? आपको पता है 9 जून को जो है आपका जो है लोकसभा चुनाव के बाद में मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, उसमें जो है किसको शामिल नहीं किया गया मंत्रिमंडल में राजस्थान से? तो भागीरथ चौधरी को किया गया है, बिल्कुल सही, अजमेर से सांसद है ये, ठीक है। फिर जो है अगले आते हैं अर्जुन लाल मेघवाल, बीकानेर से सांसद है, तो इनको भी सम्मिलित किया गया है। फिर भूपेंद्र यादव आते हैं, इनको भी सम्मिलित किया गया। सीपी जोशी जो आपके क्या थे उस टाइम जो है भाजपा के जो है राजस्थान के अध्यक्ष थे, राजस्थान भाजपा के, इनको शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीपी जोशी को जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मानवाधिकार वाले टॉपिक में अपन क्लियर कर चुके हैं कि किसको जो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो है नया अध्यक्ष जो है आपका नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमेंट आपको करना है कि ये इन्होंने किसकी जगह ली है, इनसे पहले कौन था, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कमेंट जरूर करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 97। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 हेतु राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किसे वर्ष 2024 हेतु राजस्थानी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार जो है मतलब प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन 1 प्रहलाद सिंह जोरडा, ठीक है, प्रहलाद सिंह जोरडा को जो है बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थान भाषा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 बोल रहा इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में जो है आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो इसे राजस्थान में 5 फरवरी 2026 को प्रस्तावित किया गया।
ये इंडिया स्टोन मार्ट 12वां संस्करण था। इसके आयोजन के लिए हॉल में सीडोस व लघु उद्योग भारतीय समझौता जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है और इसको जो है आप जो है कलाम ने बोनस डिक्लेयर कर दिया गया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप इंडिया स्टोन मार्ट को पढ़ लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि ये बोनस गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जून 2024 में अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान की किन 2 महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, कशिश गुज्जर और अश्विनी बिश्नोई, दोनों को नाम ध्यान रखना है। नाम याद होगा तो, अगर ये ऊपर वाली चीज याद नहीं होगी और ये नाम याद होंगे तो ऑप्शन देखते ही उत्तर आ जाएगा। तो जून 2024 में अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में 2 महिला पहलवान जिन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता वो कशिश गुज्जर और अश्विनी बिश्नोई। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई टाउनशिप पॉलिसी 2024, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं टाउनशिप पॉलिसी का जो सबसे नई टाउनशिप पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई? तो 2024 में। के ड्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई टाउनशिप पॉलिसी 2024 के ड्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। इस नीति के तहत 1000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ग्रीन बिल्डिंग्स बनाया जाना अनिवार्य है। तो गलत बात है, क्यों? क्योंकि 2500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड की आवश्यकता होती है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। तो पहला तो गलत हो गया। फिर डेवलपर्स द्वारा टाउनशिप का 7 वर्ष तक रख किया जाना अनिवार्य है। तो ये सही बात है। तो ऑप्शन जो है केवल 2 सही है। तो आज की जो है माइनर टेस्ट 5 पूरा हो चुका है। अब हम माइनर टेस्ट 6 शुरू करेंगे और अभी अपन 20-20 क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो आगे वाले जो टेस्ट है उनमें 25-25 क्वेश्चन करेंगे ताकि 4 क्लास में पूरा का पूरा पेपर हो जाए और जल्द ही आपकी एग्जाम आने वाली है। अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।